आज श्यामलाल जी की तबीयत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, तो उनकी पत्नी कोमल जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और बोली, बेटा तू तो जानता है अपने पिताजी की हालत के बारे में। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे याद करते रहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बाबूजी से मिलने आ जाओ। बहू और बिटिया को भी लेते आना। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकाल कर आऊँगा। बेटे का कोरा सा जवाब पाकर कोमल जी निराशा से भर उठी। उनका उदास चेहरा देखकर श्यामलाल जी के चेहरे पर भी निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक कर उनके तकिए को भिगो गया। 70 वर्षीय श्यामलाल जी, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैसे तैसे काट रहे हैं। कोमल जी और श्यामलाल जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी गांव में ही रहते हैं। उनका बेटा दीपक, जो कि शहर में नौकरी करता है, शादी के बाद से शहर में ही बस गया था, जहां वह अपनी पत्नी सीमा और 12 वर्षीय बेटी के साथ रहता है। गांव के मकान में कुल 2 ही जन रह गए थे, एक कोमल जी और दूसरे श्यामलाल जी। श्यामलाल जी के गांव में ही खेती थी, जिसके बल पर वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वह आज सर उठाकर जी सके। अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी, किंतु उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत कम होने लगी, जिसके कारण वे अपने खेतों में काम करने से लाचार हो गए थे और अपनी ज़मीन को ठेके पर दे दिया था। परंतु समय के साथ साथ उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ती गई, तो पता चला कि वे इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। ले देकर उनका पुश्तैनी ही अब उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा ज़मीन के ठेके से आने वाली रकम हासिल करने के लिए कम से कम साल में 2 बार तो आ जाया करता था, परंतु जब से उनकी ज़मीन बिकी तब से उनसे अपने माता पिता के पास आना तो दूर, उन्हें फ़ोन करना तक छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और कभी कभार उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर दिया करती थी। अक्सर कोमल जी अपने बेटे का फ़ोन लगाकर उसे आने को कहती, परंतु हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि माँ मैं व्यस्त हूँ। आज जब शाम हुई तो अचानक श्यामलाल जी ने कहा, कोमल मेरी जी बहुत मचल रहा है। कोमल जी तुरंत उनके लिए रसोई में से नींबू पानी बनाकर लेकर आई, लेकिन आकर देखा तो श्यामलाल जी बेसुध हालत में पड़े थे। उनकी आंखें पथरा गई थी और मुंह खुला का खुला था। कोमल जी को समझते देर न लगी कि उनके पति श्यामलाल जी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। कोमल जी का तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। आखिर श्यामलाल जी के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में आने का भी समय नहीं था। शाम तक इंतजार करते करते जब सभी रिश्तेदार और गांव वाले थक गए, तो श्यामलाल जी का अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया। वहीं उनका बेटा दीपक अनन फनन में वहां पहुंचा और अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि दी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि दीपक अपनी माँ के पास आकर बोला कि मेरे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। जो होना था सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम बहुत ज़रूरी है। कोमल जी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जानने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा, बस एक तक सुन को निहारती जा रही थी। परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उनके जोर देने पर दीपक को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की तिरहमी करने के बाद जब वह वहां से वापस शहर के लिए निकलने लगा, तभी उसे गांव के सरपंच ने रोककर कहा, बेटा तुम्हारी बूढ़ी माँ के केवल तुम ही एक सहारे हो। तुम लोगों के अलावा अब उनका कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उन्हें कौन संभालेगा। ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोग के साथ रहेंगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात कोमल जी की बहू सीमा को भी अच्छी लगी।
परंतु वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण कुछ कह नहीं पाती थी। सरपंच की बातें सुनकर दीपक बोला, लेकिन गांव की आबो हवा माँ के लिए ज़्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि मैं माँ को भी अपने साथ रख पाऊँ। तभी सरपंच बोले, बेटा तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या खो दिया है। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम्हें अपनी माँ के साथ नहीं ले जाना चाहते? ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने में इतराज़ है तो यहाँ ग्राम पंचायत उनको देखभाल कर लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बातें सुनकर दीपक घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। कोमल जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू उनको संभाल कर रखना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया था। दीपक अव्वल दर्जे का मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर में ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी थी, जबकि उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह एक औरत के दुख को भली भांति समझती थी, क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी। तो वह जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा उसका सुहाग गुजर जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वह भी ऐसी हालत में जब वह इंसान उसका इकलौता सहारा हो। परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है, इसलिए वह चुप रहने पर मजबूर थी। कोमल जी को अपने बेटे के पास आए हुए पूरे 1 महीना हो चुका था, और जब दीपक ने पूरे महीने के खर्चे का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, सीमा, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो घर में? अगर एक एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसी की हवा खाती रहती हो, जो इतना बिजली बिल आ गया है? और राशन पर कितना खर्च होने लगा है? पूरे 1500 रुपया ज़्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी सीमा बोली, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और माँ जी गाँव से आई हैं, तो ऐसे में अगर 1500 रुपया का खर्च बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी अच्छी बात तो नहीं। और फिर इसमें तो 1000 रुपया तो गांव जाने और आने का किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, वह आपकी माँ हैं और अब वह हमारे साथ हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए, और आप हैं कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। कोमल जी यह सारी बातें सुन रही थी। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही डावाडोल हो चुकी थी, ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बात उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर करती जा रही थी। बढ़ते खर्च को लेकर सीमा से झगड़ा करना दीपक का रोज का काम था, जिसका परिणाम यह हुआ कि कोमल जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूँ तो सीमा अपनी सास को पूरा ध्यान रखती थी, परंतु दीपक को केवल और केवल अपने पैसों की पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ी तबीयत को देखते हुए एक दिन सीमा ने अपने पति दीपक से कहा, माँ जी को डॉक्टर के पास दिखा लाओ। मन ममोजकर दीपक अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, और जब दवाइयाँ दिलवाकर घर पहुँचा तो दवाइयों को मेज़ पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, सीमा, कहाँ हो तुम? बस अब बहुत हो गया। मैं इससे ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने की देर थी कि सीमा अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, छोड़कर आ रहे हैं? क्यों? क्या मतलब? कहाँ छोड़कर आएंगे और किसके पास? सीमा, मुझे वे सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर चीज़ की एक हद होती है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई है? अरे इतने में तो हमारे पूरे महीने का खर्च निकल आया। ऐसे ही खर्च करता रहा तो मैं तो सड़क पा जाऊँगा। इससे अच्छा है कि माँ को ही कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर सीमा ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपकी माँ है और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं?
ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ सुनकर दीपक हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही सीमा ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति को कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं। वह आपकी माँ हैं और उनकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु सीमा की कही गई बात का उसका पति दीपक पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह अभी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वह आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ उससे दूर हो जाए, क्योंकि वह इतना तो समझ ही चुका था कि सीमा के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम तो नहीं। अब वह सही समय का इंतज़ार करने लगा। एक बार जब वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर गया तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक डोनर की ज़रूरत थी। परंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर नहीं मिल पा रहा था और उसके पास कुछ ही दिनों का समय था। दीपक यह देखकर हैरान था कि वह आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपया देने को भी तैयार था, ताकि कोई उसकी माँ को किडनी देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात दीपक को पता चली तो उसके खुरपाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। तो दीपक ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसे में से कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। उधर कोमल जी अपनी बीमारी के कारण पहले से बेसुध सी रहती थी, इसलिए दीपक अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल से ही छोड़कर चला गया, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप वे करना चाहते हैं आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हमें ऐसे ही किसी की किडनी निकालकर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएगी तभी पता चल पाएगा कि वह सही डोनर है या नहीं। इसलिए दीपक अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया और जैसे ही वह घर पहुंचा तो सीमा उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी। परंतु सीमा ने देखा कि उसका पति दीपक उससे नज़रें चुरा रहा था। काफ़ी देर तो वह चुप रहा, परंतु जब सीमा ने कई बार पूछा तो उसने कहा कि जब मैं माँ जी की दवाइयाँ दिलवा कर आ रहा था तो माँ जी अचानक सड़क की दूसरी ओर चली गई। जब मैं उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ियाँ आ गई और ना जाने माँ जी कहाँ चली गई। सीमा को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ अचानक कहीं चली गई और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो दीपक बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्यवाही नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता? मैं उन्हें काफ़ी ढूंढा पर वह नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? सीमा उस समय चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गई। इसलिए वह खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और कोमल जी का कोई अता पता नहीं था। अब सीमा 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई सीमा यह देखकर हैरान थी कि दीपक जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। दीपक ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि कोमल जी उस व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट दाता हैं तो दीपक तो जैसे बालियाँ उछलने लगा।
उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसे की तस्वीर नाचने लगी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह आदमी किडनी के लिए 70 लाख रुपया देने को तैयार है। तो दीपक यह सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी कि वह अपनी माँ की जान को केवल कुछ लाख रुपये के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार की कोई इतनी कीमत कैसे आंक सकता है। दीपक ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के वश में आकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ रुपये की मांग की और मन में सोचने लगा कि बस मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, फिर यह लोग चाहे माँ की किडनी निकालें या आँख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया देने के लिए भी हाँ कर दी। उधर सीमा की शक की सुई लगातार उसके पति दीपक की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि दीपक सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज है। अपने पति के जाने के तुरंत बाद ही वह अपनी सास की फ़ोटो को लेकर पुलिस स्टेशन में चली गई और उन्हें वहां जाकर सारी बातें बता दी। परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही सीमा ने इंस्पेक्टर को सारी बातें बताई तो उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर एक FIR दर्ज करवाने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू माँ यानी कोमल जी का इलाज चल रहा था। उधर दीपक तो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और सीमा को भी कोई ना कोई झूठ बोल दूंगा। कोमल जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध ना करें। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में सीमा कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू माँ की दवाइयाँ मिलती थी। लेकिन वहां पर कोई नहीं था, डॉक्टर भी छुट्टी पर था। सीमा ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर है। फिर सीमा ने अपनी सास का फ़ोटो दिखाकर नर्स से उसके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था। वह कुछ देर यहाँ रुके थे, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी और औरत कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मेरी जगह जिस नर्स की ड्यूटी थी शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। सीमा ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उनसे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। सीमा को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था और वहीं बाहर एक और नर्स खड़ी थी। सीमा ने जैसे ही उस नर्स को अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाई तो उस आदमी की नज़र भी उस फोटो की तरफ पड़ी तो वह आदमी चौंक गया और बौखलाए हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। दरअसल वह आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे कोमल जी की किडनी लगाई जानी थी। सीमा का शक अब और भी पक्का हो चुका था। वह दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दी। सीमा के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया और सीमा पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने वाला था। तभी कंधे पर बैग लटकाए दीपक बाहर से आ रहा था, जिसके साथ वह अमीर आदमी भी था। दीपक ने जैसे ही वहां सीमा को पुलिस के साथ देखा तो वह घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहां से भागने लगा।
लेकिन अब उसकी और चालाकियां नहीं चलने वाली थी। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गया। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर व्यक्ति को भी अपने साथ ले गया, जिसने दीपक को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर जब दीपक की अच्छी तरह से मरम्मत की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया। कैसे उस लालची इंसान ने केवल और केवल पैसे की खातिर अपनी जन्म देने वाली माँ तक का सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद पता चला कि उस अमीर व्यक्ति को उसे मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो यहाँ तक नहीं मालूम था कि इस विषय में दाता की अपनी राजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर सीमा अपनी सासू माँ को वहाँ से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही कोमल जी को होश आया तो सीमा उनके गले लगकर रोने लगी। कोमल जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह इतना समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है और उसे चुप कराते हुए कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। सीमा अपनी सास को लेकर अपने घर वापस चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधार हो चुकी थी, परंतु रह रह कर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा दीपक कहाँ है। जब कोमल जी अपने बेटे के बारे में पूछा तो सीमा अब उनसे वह सब बातें छुपा न पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। कोमल जी यह सब बातें जानकर बहुत हैरान रह गई और सोचने लगी कि क्या कमी थी उनकी परवरिश में, जो उनका बेटा इस रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखती और उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। दीपक को 3 साल कैद की सज़ा मिली और वह डॉक्टर को जुर्माने के साथ साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। समय बीतने के साथ साथ शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण कोमल जी को स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर सीमा ने घर में रहते हुए ही ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी, फिर घर का खर्चा निकल सके, क्योंकि वह अपनी सास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब कोमल जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3 साल बीतने के बाद जब दीपक घर वापस आया तो वह पहले जैसा दीपक नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। दीपक के मन से अब पैसा पाने का लालच खत्म हो चुका था। अब वे लोग सुख से रह रहे थे। पैसे कम थे, लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितनी आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी।